सुरभि सौरभ का कमरा ठीक करने ऊपर चली जाती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह सोचती है शायद रामदीन काका वापस आ गए होंगे। तभी उसको लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पलट कर देखा तो समर उसके सामने खड़ा था। वह समर से पूछती है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? क्या करूँ सुरभि, जब से मैंने तुमको देखा है हर जगह तुम ही तुम नज़र आती हो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हटिए, मुझे जाने दीजिए। परंतु समर उसका रास्ता रोक लेता है और वह अपने आप को रक्षित करने का हर संभव प्रयास करती है। सुरभि खिड़की पर बैठे हुए अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है और साथ ही अपने बीते दिनों को याद कर उल्लासित भी हो रही है। उसे आज भी वह दिन याद है जब कैंटीन में रमेश से पहली भेंट हुई थी। रमेश उसका सहपाठी था। दोनों को पहले ही दृष्टि में प्रेम हो गया था। घर पर विरोध के पश्चात भी दोनों ने कोर्ट विवाह कर लिया था। हालांकि इस विवाह में परिवार का कोई भी सदस्य सम्मिलित नहीं था। कुछ मित्रों के साथ यह विवाह संपन्न हुआ था। दोनों बहुत प्रसन्न थे। आज विवाह के 1.5 वर्ष बीत चुके थे। रमेश एक इंश्योरेंस कंपनी में एजेंट के रूप में काम करता है, लेकिन कमाई इतनी नहीं थी कि घर का खर्चा चल सके। रमेश के व्यवहार में भी अब काफ़ी परिवर्तन आ चुका था। वह बात बात पर सुरभि पर क्रोध करता था। सुरभि खिड़की पर बैठी सोच रही थी, न जाने आज उनकी मन की वृत्ति कैसी होगी। पता नहीं आज का दिन कैसा बीता होगा। तभी सुरभि को मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनाई देती है। सुरभि दौड़कर दरवाज़ा खोलती है। आज इतनी देर कैसे हो गई? हो गई देर। तुम क्या चाहती हो कि मैं कमाऊं नहीं? दिन भर तुम्हारे पास बैठा रहूं? तुम तो कुछ कमाती ही नहीं, सारा घर मुझे ही देखना पड़ता है। रमेश का उखड़ा मूड देखकर सुरभि चुपचाप वहां से चली जाती है और रमेश के लिए चाय बनाने लगी। आज समय कितना बदल चुका था। रमेश जो कभी उससे इतना प्यार करता था, आज वह उसे देखते ही भ्रिकुटी बना लेता है। स्वरों में जो कोमलता थी उसका स्थान प्रताड़ना ने ले लिया था। उसके होठ जो पहले उसकी सौंदर्य प्रशंसा में लगे रहते थे, आज केवल अपशब्द के लिए ही खुलते हैं। सुरभि दुखी मन से चाय बनाती है। उसका हृदय अब बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन अपना दुख वह किसी से कह नहीं सकती थी। माता पिता से भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसने अपना विवाह उनके विरुद्ध जाकर किया था। तभी रमेश आवाज़ लगाता है, अरे भाई, चाय बनाने में कितना समय लगता है? मैं कब तक चाय का इंतजार करता रहूं? अभी लाई। सुरभि चाय लेकर आती है। थू थू, ये कैसी चाय है? इसमें तो चाय ही नहीं। कितनी बार कहा कि मुझे हार्ड चाय पसंद है। रमेश चाय सुरभि के ऊपर फेंक देता है। सुरभि जल जाती है और शीघ्र ही बाथरूम की ओर भागती है। सुरभि रोने लगती है और रोते रोते ही वह अपने कपड़े बदलती है। वह अब अनुभव करने लगी थी कि वह और नहीं सह सकती। उसकी सहन शक्ति ने अपनी सारी सीमाएं तोड़ ली थी। कुछ देर के बाद वह अपनी सहेली अंजलि को फ़ोन करती है। अंजलि कहते हुए रोने लगती है। अंजलि बोलती है, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? अंजलि, हाँ हाँ, आगे भी तो बोलो, क्या हुआ? अब मैं रमेश के साथ नहीं रह सकती। आज तो उसने अपनी सारी मर्यादा ही तोड़ दी। तुमसे कितनी बार कहा था छोड़ दे उसे, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? मैंने सोचा था मैं रमेश को अपने प्यार से ठीक कर दूंगी, पर उसे अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। उसे संबंधों की भी कोई चिंता नहीं है। ठीक है, तुम मेरे पास आ जाओ। सुरभि अपना सामान बांधने लगती है। तभी रमेश उसके कमरे में आ जाता है। कहाँ जा रही हो? कहीं भी जाऊं, तुमसे क्या? चाय क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं बनाऊंगी, अपने आप बना लो। सुरभि अपना घर सदैव के लिए छोड़कर अंजलि के घर आ जाती है। अंजलि अपने घर में अकेले ही रहती है। उसने अपने पति से 2 साल पहले ही तलाक ले लिया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती है। अब दोस्तों, सुरभि अंजलि के घर चली जाती है। अंजलि सुबह बोलती है, सुरभि मैं जा रही हूँ, टेबल पर नाश्ता है, खा लेना। मैं निकलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। सुरभि बोलती है, ठीक है, मैं खा लूँगी, मेरी चिंता मत करो। सुरभि बिस्तर पर पड़ी
पुरानी यादों में फिर खोने लगती है। उसे आदतन यह चिंता सताने लगती है कि रमेश ने नाश्ता किया होगा कि नहीं। फिर अपने आप को दृढ़ करते हुए सोचती है, मैं व्यर्थ में यह सब क्यों सोच रही हूँ, अब मेरा रमेश से क्या संबंध। भारी मन से उठने के बाद चाय की चुस्कियाँ लेते हुए जब वह अपनी निगाहें चारों तरफ घुमाती है तो उसकी नज़र टेबल पर पड़े अखबार पर पड़ती है। वह अखबार के पन्नों को ऐसे देखती है जैसे वह अपने दुखों को भुलाने की कोशिश कर रही हो। तभी उसकी दृष्टि क्लासिफाइड पृष्ठों पर पड़ती है। अचानक उसे यह अनुभव होने लगता है कि कब तक वह अंजलि के ऊपर आश्रित रहेगी। वास्तव में उसे भी कोई जॉब कर लेनी चाहिए, परंतु कोई भी कॉलम उसके योग्य नहीं था। वह लंबी सांस लेती हुई उठती है और भोजन की तैयारी करने लगती है। रात के 9 बजे अंजलि घर आती है तो देखती है टेबल पर तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। वाह सुरभि, क्या बात है, आज तो मजा आ गया। आज तुम्हारा दिन कैसा बीता? आज बहुत काम था, लेकिन आज बॉस का जन्मदिन था तो उसने लंच बीच साइड होटल पर रखा था। वहाँ हम लोगों ने काफ़ी मस्ती की। तुम्हारे बॉस का नाम क्या है? अर्थव। क्यों? ऐसे ही पूछा, सुरभि बोली। दोनों एक साथ डिनर करती है। कुछ देर टीवी पर समाचार देखने के बाद दोनों सोने चली जाती है। रोज की तरह अंजलि फिर काम पर चली जाती है और सुरभि नाश्ता करने के बाद फिर समाचार पत्र लेकर बैठती है। संपादकीय पढ़ने के बाद वह पुनः अपने लिए कोई जॉब देखने लगती है। तभी उसकी दृष्टि एक कॉलम पर जाती है। गवर्नेंस चाहिए, 10 वर्ष के बच्चे की देखभाल करना है, मासिक रुपया 35,000, पता C178 कनॉट प्लेस दिल्ली, फ़ोन नंबर इतना। सुरभि ने तुरंत फ़ोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, मैं सुरभि बोल रही हूँ। मैंने आपका विज्ञापन पढ़ा था, आपको गवर्नेंस की आवश्यकता है। हाँ, वो विज्ञापन मैंने ही दिया था। क्या मैं आपका क्वालिफिकेशन पूछ सकता हूँ? यस, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से BSSC हूँ। ठीक है, आप कल सुबह 9 बजे आ सकती है। ओके, आई विल बी देयर एट 6। सुरभि बहुत खुश होती है। उसे लगता है शायद यह उसके नए जीवन की शुरुआत हो। वह एक लंबी सांस के साथ खिड़की का दरवाज़ा खोलती है और ऊपर आसमान की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती है। श्वेत बगलों का झुंड बड़ी स्वतंत्रता और उल्लास के साथ आकाश पर ऐसे उड़ रहा है जैसे पूरे आकाश का अधिपति वही हो। थोड़ा नीचे देखती है तो बंदरों के झुंड एक फल वाले ठेले को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही फल वाला नीचे बैठकर फलों की टोकरी ठीक करने लगता है, वैसे ही बंदर फिर आ जाते हैं। फल वाला जैसे ही उसको भगाता है, तभी दूसरी ओर से एक बंदर आता है और केले का गुच्छा उठाकर भाग जाता है। यह देखकर सुरभि खिलखिलाकर हंसने लगती है। आज कई दिनों के बाद सुरभि के होठों पर हंसी थी। वह गुनगुनाती हुई रसोई में भोजन बनाने चली जाती है। इधर अंजलि अपने डेस्क पर बैठी हुई अपना काम कर रही है, लेकिन बीच बीच में उसकी दृष्टि अपने बॉस के केबिन की ओर अवश्य उठती है। उसे खुद भी नहीं पता कि वह बार बार अर्थव को क्यों देखना चाहती है। कल बीच पार्टी में अर्थव से उसकी काफ़ी बातचीत हुई थी। दोनों ने कदाचित शब्दों से तो नहीं, परंतु नेत्रों से बहुत कुछ कहा था। थोड़े ही देर में चपरासी आता है और कहता है, बॉस ने मीटिंग की फाइल लेकर आने को कहा है। वह बोलती है, ठीक है, तुम जाओ। अंजलि का चेहरा खिल उठता है, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण करते हुए वह फाइल लेकर अर्थव के केबिन में जाती है। मे आई कम इन? यस, कम इन। अंजलि, तुमने कल मीटिंग के नोट्स बना लिए थे? हाँ सर, यह रही फाइल। अर्थव फाइल देखता है और अंजलि की आंखें अर्थव को ही निहारती रहती है। ठीक है, तुम जा सकती हो। जैसे ही अंजलि केबिन के दरवाजे तक पहुंचती है, अर्थव उसे रोकते हुए कहता है, अंजलि, तुमको कुछ कहना है? अंजलि चौंक कर पूछती है, मुझे कुछ कहना है? मुझे क्या कहना है? मैं कुछ समझी नहीं। अब नाटक मत करो, मैं तुमको सुबह से देख रहा हूँ। सुबह से देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? यही कि सुबह से तुम्हारी नज़रें मुझे ही ढूंढ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अंजलि मुस्कुराते हुए अपने डेस्क पर वापस आ जाती है।
उसे विश्वास ही नहीं होता कि अर्थव भी उसे चाहने लगा है। आज तक किसी ने इस तरह से उससे बातें नहीं की थी। जब वह 19 साल की थी तो उसके माता पिता ने उसकी शादी एक प्लेन पायलट प्रकाश से कर दी थी, परंतु दोनों के बीच कभी प्रेम स्फुरन हुआ ही नहीं था। दोनों एक साथ रहते जरूर थे, लेकिन एक अजनबी की तरह। अंत में अंजलि ने प्रकाश से तलाक ले लिया था और एक कंपनी में काम करने लगी। दोस्तों, अब अंजलि घर आ जाती है। आज दोनों ही बहुत खुश है। दोनों डिनर करने के बाद बहुत देर तक बातें करते हैं। अंजलि सुरभि से अर्थव की बातें बताती है तो सुरभि अपनी। बातें करते करते कब नींद आ जाती है पता भी नहीं चला। आज सुरभि जल्दी उठ जाती है और चाय बनाकर अंजलि के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तुम बड़ी जल्दी उठ गई। हाँ, मैंने बताया था ना आज मेरा इंटरव्यू है। दोनों साथ साथ चाय पीती हैं। सुरभि बोलती है, और आज अर्थव से बात होगी? अंजलि बोलती है, पता नहीं, एक अनजाना सा डर लग रहा है। तुम घबराओ नहीं, सब अच्छा होगा। अंजलि बोलती है, चलो तुम अपना इंटरव्यू अच्छा देना। आज तुम अपने पैरों पर खड़ी होने जा रही हो, एक स्वावलंबी औरत। सुरभि बोलती है, हाँ, सब कुछ तुम्हारे सहयोग से ही तो हो रहा है। अंजलि बोली, चल अब तुम फिर से ना शुरू हो जा, मैं चलती हूँ, इंटरव्यू के बाद मुझे फ़ोन करना। सुरभि कनॉट प्लेस पहुँचती है। घर के द्वार पर वह नाम प्लेट पड़ती है। उस पर लिखा हुआ था समर चतुर्वेदी। कुछ देर तक इधर उधर देखने के बाद वह डोर बेल बजाती है। थोड़ी देर में एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। आप कौन? जी, मैं सुरभि, अपने पेपर में विज्ञापन दिया था। ओ हाँ, आइए आइए। तो आप सुरभि हैं? हाँ, आपका बच्चा नहीं दिख रहा। वह तो स्कूल चला गया। तो आपने बीएससी किया है? सुरभि बोली, जी। फिर वह बोला, आपको बच्चों को देखने का कोई एक्सपीरियंस है? वह बोली, वो तो नहीं है, लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाती हूँ, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। बच्चे मुझसे बहुत जल्दी हिल मिल जाते हैं। समय की तो कोई परेशानी नहीं? नहीं। तो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक ठीक रहेगा? हाँ ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। हर महीने की 5 तारीख को आपको सैलरी दे दी जाएगी। ओके। आपकी वाइफ नहीं दिखाई दे रही? जी, वह अब जीवित नहीं, मैं सिंगल पेरेंट हूँ। ओह, सुनकर दुख हुआ। कोई बात नहीं, तो फिर आप कब से ज्वाइन करेंगे? कल से। ठीक है, तो आप कल 7 बजे आ जाइएगा। इधर अंजलि अपने ऑफिस पहुंच जाती है। आज काम बहुत अधिक था। अंजलि अपने काम में व्यस्त हो जाती है। न जाने कब लंच टाइम हो गया, उसे पता ही नहीं चला। तभी उसकी कोवर्कर उसको याद दिलाती है, आज खाना नहीं खाना। अंजलि अपना टिफिन निकालती है, साथ ही उसकी दृष्टि अर्थव को ढूंढने लगती है। आज अर्थव अपनी केबिन में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। शायद फील्ड वर्क के लिए गया हो। शाम हो गई, लेकिन आज अर्थव से भेंट नहीं हुई। अंजलि भारी कदमों के साथ ऑफिस की सीढ़ियों से उतरती है। तभी कहीं से अर्थव की आवाज़ सुनाई देती है, अंजलि। अंजलि उस दिशा की ओर ऐसे देखती है जैसे रुके हुए सांसों में जीवन वापस आ गई हो। अंजलि, कहाँ जा रही हो? मैं तो घर जा रही हूँ। चलो कुछ देर के लिए आयशा रेस्टोरेंट चलते हैं। अंजलि को समझ में नहीं आता कि हाँ कहूँ कि ना। ओके, चलो चलते हैं। दोनों रेस्टोरेंट पहुँचते हैं। क्या ऑर्डर करूँ? कॉफ़ी पीते हैं। आज तुम ऑफिस में नहीं थे। क्यों, मेरी याद आ रही थी? नहीं, वो बात नहीं है, मैं ऐसे ही पूछ रही थी, तुम ऑफिस में दिखे नहीं इसलिए। हाँ, ऑफिस का ही कुछ काम था। अच्छा, मैं चलती हूँ। क्यों, थोड़ी देर बैठो ना। नहीं, बहुत देर हो रही, मैं चलती हूँ। सुरभि और अंजलि दोनों घर पहुँचती है। आज दोनों ही बहुत खुश थी। सुरभि नौकरी पाने से बहुत खुश थी। उसे लग रहा था कि आज वह रमेश से सदा के लिए स्वतंत्र हो गई है। उस रमेश के वो कटु वचन आज भी याद थे, तुम करती ही क्या हो, सारा दिन घर बैठकर मुफ्त का खाती हो। आज उसे लग रहा था जैसे उसने रमेश के सारे कटु वचनों का उत्तर दे दिया हो। आज वह रमेश के ऊपर आश्रित नहीं है। इधर दोस्तों, अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह जो कर रही है वह सही है या गलत। कहीं वह धोखा तो नहीं दे देगा? क्या अर्थव विश्वास का पात्र है? क्या अर्थव जीवन के प्रत्येक अच्छे बुरे क्षणों में मेरा साथ देगा? कहीं अर्थव मुझे मध्य मार्ग में ही तो छोड़कर नहीं चला जाएगा? इस तरह से उसका मन अनेक आशंकाओं और प्रश्नों से भरा हुआ है।
अगले दिन सुरभि ठीक 7 बजे समर के घर पहुंच जाती है और बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। समर बच्चा सौरभ से सुरभि का परिचय कराता है। सुरभि बच्चे को स्कूल के लिए तैयार कराती है। इस बीच समर भी ऑफिस के लिए तैयार होता है। राम दिन जैसे ही नाश्ता समर को दे रहा होता है, उसी समय सुरभि सौरभ को स्कूल छोड़कर आ जाती है। सौरभ को स्कूल छोड़ाई? हाँ, उसके क्लास टीचर से भी भेंट हुई। वह कह रही थी कि सौरभ मैथ में काफ़ी कमज़ोर है। हाँ, एक बार मुझसे भी बात हुई थी। आप चिंता न करें, मैं उसके लिए मैथ्स ट्यूटर रख दूंगा। अरे उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो हूँ ही। अच्छा, आप उसके मैथ में सहायता कर देंगी? हाँ, सौरभ बहुत ही अच्छा बच्चा है, वह बहुत जल्दी सब कुछ सीख लेगा, आप चिंता न करें। अब आप हैं तो मुझे चिंता करने की क्या ज़रूरत। अंजलि का मन किंग कर्तव्य विमूढ़ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह अर्थव के साथ अपने नए संबंधों को प्रारंभ करे या यूं ही अकेले रहकर जीवन के रेगिस्तान में उठने वाले बवंडर में अपने आप को ढूंढती रहे। दोस्तों, अब इधर अंजलि का मन किंग कर्तव्य विमूढ़ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वह अर्थव के साथ अपने नए संबंधों का प्रारंभ करे या यूं ही अकेले रहकर जीवन के रेगिस्तान में उठने वाले बवंडर में अपने आप को ढूंढती रहे। अंजलि अत्यधिक गंभीरता के साथ अपने ऑफिस की सीढ़ियों को चढ़ती है। जब वो अपने डेस्क पर आती है तो देखती है वहाँ एक लाल गुलाब के पुष्पों का गुलदस्ता रखा हुआ है। पहले तो वह चौंकती है कि यह गुलदस्ता किसने दिया। फिर उसकी नज़र उसमें रखे नोट की ओर जाता है जिसमें लिखा था हैप्पी बर्थडे तुम्हारा अर्थ हो। तभी सारा स्टाफ ऊंचे स्वरों के साथ गाने लगते हैं, हैप्पी बर्थडे अंजलि। अंजलि सबको धन्यवाद कहती है। कुछ समय के लिए अंजलि का मन जो विचलित था थोड़ा शांत हो जाता है और स्मित अधरों से वह काम में व्यस्त हो जाती है। लंच के समय उसके नेत्र अर्थव को पुनः ढूंढने लगते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। शाम को जब वह घर जाने लगती है तभी अर्थव पीछे से आवाज़ लगाता है, सुनो, मैं ऑफिस के काम से ऊटी जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? मैं कैसे? अरे एक नए प्रोडक्ट की लॉन्चिंग है, कंपनी 4 लोगों को ऊटी भेज रही है, मैंने तुम्हारा नाम भी दे दिया है। ओके, तब ठीक है। अंजलि अपने घर के लिए निकलती है। तभी आकाश में विद्युत तीव्रता से आलोकित होती है। मेघ गर्जना करने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति कोई संदेश देना चाहती हो। शायद वह अंजलि को रोकना चाहती थी। अंजलि कल के जाने की तैयारी करती है। तभी सुरभि चाय लेकर उसके कमरे में आती है। कहीं जा रही है क्या? हाँ, ऊटी जा रही हूँ कंपनी के काम से। कब लौटोगी? 3 दिन में आ जाऊंगी। अर्थव भी जा रहा? हाँ, वो अभी जा रहा है। दोस्तों, आज शनिवार है। अंजलि की सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी। वह चली जाती है। सुरभि जब समर के घर पहुंचती है तो पता चलता है समर ने लोटस टेम्पल जाने का कार्यक्रम रखा है। अक्टूबर की खिली खिली धूप है, हवाओं में थोड़ी सी ठंडक है। सौरभ बहुत खुश है। समर भी आज इतने दिनों बाद घर से निकला था। उसे सुरभि के साथ संपूर्णता का अनुभव हो रहा था। लोटस टेम्पल पहुंचते ही सौरभ दौड़ने लगता है। सुरभि भी उसके पीछे पीछे भागती है। सुरभि में सौरभ के प्रति दायित्व का भाव देखकर समर अत्यधिक खुश होता है। दर्शन के पश्चात सभी घास पर बैठ जाते हैं। सौरभ वहीं अपनी फुटबॉल से खेलने लगता है। तभी समर अवसर देखकर सुरभि से पूछता है, सौरभ तुमसे काफ़ी हिल मिल गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम उसका एक माँ की तरह ही देखभाल कर रही हो। सुरभि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बस कभी वो आसमान की तरफ देखती है तो कभी सौरभ को, लेकिन समर बस उसी को देख रहा था। आज नीले आसमान रंग की साड़ी में हरी घास पर बैठी हुई सुरभि ऐसी लग रही थी जैसे हरी घासों पर नीले सरोवर के बीच गुलाबी कमल का फूल खिला हो। समर पुनः मौन के सन्नाटों को भंग करते हुए पूछता है, तुमने कभी अपने बारे में नहीं बताया? सुरभि बोलती है, क्या? यही कि इसके पहले तुम कहाँ थी? सुरभि बोलती है, कहीं नहीं। समर बोलता है, मतलब? यही कि मैं इसके पहले कुछ नहीं करती थी। मेरा मतलब तुमने शादी तो की होगी? हाँ, शादी तो हुई थी। हुई थी मतलब? मैं अब अपने पति के साथ नहीं रहती।
समर को अब और कुछ पूछने का साहस नहीं हुआ। तभी सौरभ अपनी बॉल लेकर आता है। चलो ना पापा, खेलते हैं। दोनों बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। दौड़ने के कारण सुरभि के केस बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। सुरभि उसको हाथों से हटाती और फिर खेलने लगती। तभी बॉल का पीछा करते हुए सुरभि और समर आपस में टकरा जाते हैं और सुरभि के केस समर के शॉर्ट के बटन में उलझ जाते हैं। क्या हुआ? मेरा बाल आपके शॉर्ट में फंस गया है। ओह, मैं अभी निकाल देता हूँ। समर उसके बालों को निकालने का प्रयास करता है, लेकिन इस समय सुरभि की निकटता उसको विचलित कर रही है। वह सोचने लगता है काश ये बाल यूं ही फंसे रहे। वह बालों को निकालने का असफल प्रयास करता है। फिर सुरभि अपने बालों को किसी तरह स्वतंत्र कराते हुए कहती है, सॉरी, मुझे अपना बाल बांध कर रखना चाहिए था। इट्स ओके, कोई बात नहीं। शाम होने पर सभी अपने अपने घर आ जाते हैं। सुरभि अपने घर पर अकेले ही है। घर के सन्नाटे उसे फिर अतीत की ओर ले जाते हैं। कभी वह रमेश की उपेक्षा याद करती तो कभी समर का चेहरा बार बार उसके आंखों के सामने आ जाता। इसी तरह सोचते हुए करवटें बदलते हुए न जाने कब सुबह हो गई। तभी अंजलि का फोन आता है। हाय सुरभि, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ? मैं भी ठीक हूँ। कल हम लोग ऊटी घूमने का कार्यक्रम बना रहे हैं। सोमवार की रात को मैं वापस आ जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। सुरभि जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसका मन अज्ञात रूप से व्यथित है। उसके कदम उसके मस्तिष्क का साथ नहीं दे रहे। उसके पैर तो समर के घर की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी आत्मा उसका साथ नहीं दे रही। सोचती जा रही थी कि आज तो रविवार है, समर घर पर ही होगा। उसे कुछ अनजाना सा डर लग रहा था। सोचते सोचते वह समर के घर पहुंच जाती है। दोस्तों, इधर अर्थव एक खुली कार हायर करता है और सभी उत्साह के साथ ऊटी घूमने निकलते हैं। अंजलि बार बार अर्थव को देखती है और अर्थव अंजलि को, जैसे दोनों ही आंखों से प्रेमानुभूति की सहमति दे रहे हो। अंजलि अर्थव के साथ आगे बैठ जाती है। सभी हंसते हुए गाते हुए अवकाश का पूर्ण आनंद लेते हैं। नीलगिरी की सुंदर पहाड़ियों का दर्शन करते हुए सभी बोटानिकल गार्डन पहुंचते हैं। अब तक अंजलि काफ़ी सहज हो चुकी थी। हाथ पकड़े हुए दोनों कभी अद्भुत ऑर्किड के फूलों, रंग बिरंगे लिली के पुष्पों और खूबसूरत झाड़ियों को निहारते हैं, तो कभी एक दूसरे को। अवसर मिलने पर वह दोनों एक दूसरे का आलिंगन करते हुए ऐसे लगते हैं जैसे ऑर्किड की लताएं निकटतम तरुओं का आलिंगन कर रही हो। इसके बाद सभी ऊटी झील पहुंचते हैं। झील का सौंदर्य देखकर अंजलि उन्मुक्त सी हो जाती है। वाओ अर्थव, कितना सुंदर झील है। झील के चारों ओर कितने सुंदर पुष्प है। चलो वोटिंग करते हैं। नहीं, पहले मछली पकड़ते हैं। नहीं, पहले वोटिंग, पहले मछली पकड़ेंगे। अंजलि रुष्ट होकर दूर चली जाती है। अच्छा ठीक है, चलो हम वोटिंग करते हैं। अंजलि खुश हो जाती है और दोनों वोटिंग के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, इधर सुरभि कुछ डर डर कर समर के घर का डोरबेल बजाती है। दरवाजा खुलते ही सौरभ दौड़ते हुए सुरभि के गले लग जाता है। मेरा बाबा, अभी नया कि नहीं? नहीं, मैं आपसे नहवाऊंगा। ओके, चलो नहाते हैं। समर अपने लैपटॉप पर व्यस्त है। वह अंजलि को देखता है और हाय बोलकर फिर अपने कार्य में व्यस्त हो जाता है। अंजलि सौरभ को तैयार करके नीचे आती है और किचन में सौरभ के लिए खाना देखती है। तभी समर धीरे से पीछे से आता है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सौरभ के लिए खाना निकाल रही थी। आज कहीं चले? नहीं, आज तो सौरभ को होमवर्क कराना है। सुरभि समर के व्यवहार से आशंकित हो उठती है। आज तो किसी तरह उससे मना कर दिया, परंतु ऐसा कब तक चलेगा? वह कुछ असुरक्षित सा अनुभव करने लगती है। दोस्तों, इधर अंजलि और अर्थव अब कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचते हैं। छुट्टियां समाप्त हो चुकी थी। एयरपोर्ट पर अंजलि ने अर्थव के हाथों को अपने हाथ में ऐसे लिया हुआ था जैसे कहीं वह छूट न जाए। अंजलि साहस करके अंत में पूछ ही लेता है, अर्थव, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम क्या सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? ये कैसा सवाल है? ऑफ कोर्स करता हूँ। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अर्थव अंजलि के आंखों में देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, बस थोड़ा प्रतीक्षा करो। जैसे ही मैं कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाऊंगा वैसे ही हम दोनों शादी कर लेंगे। अंजलि अर्थव के गले लग जाती है और उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं।
ये क्या पगली, तुम तो मेरा सब कुछ हो। दोस्तों, इधर सुरभि समर के व्यवहार से अत्यधिक दुखी थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अभी तो वह रमेश के सदमे से बाहर निकलने का प्रयत्न नहीं कर रही थी। अभी तो उसके हृदय के घाव ठीक से भरे भी नहीं थे कि अब समर का व्यवहार उसे और दुखी कर रहा था। वह सोच रही थी, क्या सारे पुरुष एक जैसे ही होते हैं? उन्हें बस औरतों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना ही आता है। सुबह होते ही सुरभि पूरा घर ठीक करती है, क्योंकि आज रात को अंजलि वापस आने वाली है। वह जल्दी जल्दी अंजलि का मनपसंद खाना बनाती है और काम के लिए तैयार हो जाती है। सुरभि जब पहुंचती है तो समर घर पर ही था। वह समर को उपेक्षित भाव से देखते हुए सौरभ को आवाज लगाती है। सौरभ दौड़ता हुआ सुरभि के गले लग जाता है। उसको तैयार करके वह उसको स्कूल छोड़ने चली जाती है। जब वह लौट कर आती है तब तक समर ऑफिस के लिए निकल गया था। घर में समर को न देखकर वह चैन से लंबी श्वास लेती है और घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। 12 बज चुके थे। वह राम दिन से कहती है, काका, आज सौरभ नूडल्स बनाने को कह रहा था, क्या आप नूडल्स ले आएंगे? ठीक है बेटा, मैं अभी ले आता हूँ। राम दिन बाजार चला जाता है। सुरभि सौरभ का कमरा ठीक करने ऊपर चली जाती है। तभी उसे कुछ आहट सुनाई देती है। वह सोचती है शायद राम दिन काका वापस आ गए होंगे। तभी उसको लगा जैसे किसी ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने पलट कर देखा तो समर उसके सामने खड़ा था। वह समर से पूछती है, आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? क्या करूँ सुरभि, जब से मैंने तुमको देखा है हर जगह तुम नज़र आती हो। ये आप क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है ना? हटिए, मुझे जाने दीजिए। परंतु समर उसका रास्ता रोक लेता है और वह अपने आप को रक्षित करने का हर संभव प्रयास करती है। दोस्तों, इधर अंजलि दिल्ली पहुंच जाती है। किसी तरह से वो अर्थव के बाहों से अपने आप को छुड़ाते हुए घर पहुंचती है। आज उसके पांव भूमि पर नहीं पड़ रहे थे। उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे उसने किसी नई दुनिया में कदम रखा हो, जहां हवाओं के प्रेम में सुगंध है, धरती प्रेम की वर्षा से भींगी हुई है और जहां भ्रमर नित्य पुष्पों का चुंबन कर रहे हो। दोस्तों, इधर जब अंजलि घर आती है तो सुरभि चिल्लाते हुए घर में प्रवेश करती है। लेकिन यह क्या, इतना अंधेरा क्यों है? वह फिर सुरभि कहती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। तब वह सुरभि के कमरे में जाती है और लाइट ऑन करती है। सुरभि, क्या हुआ? तुम अंधेरे में इस तरह क्यों बैठी हो? सुरभि अंजलि को देखते ही उसके गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। अंजलि जब सुरभि को ध्यान से देखती है तो उसके चेहरे और हाथों पर घाव के निशान थे और उसके बाल अस्त व्यस्त थे। सुरभि, ये तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? सुरभि रोते रोते सब कुछ बता देती है। इतना घृणित कृत्य सुनने के पश्चात अंजलि की तबीयत बिगड़ जाती है। वह अपने आप को सम्मान करने के लिए कुछ दवाएं लेती है और सुरभि को अपने गोदी में लेटाकर उसको सुलाने का प्रयास करती है। उसे स्वयं ही समझ में नहीं आ रहा था कि वह किन शब्दों से सुरभि को सांत्वना दे, क्योंकि सुरभि की अवस्था देखकर सारे शब्द अर्थहीन प्रतीत हो रहे थे। सुबह हो जाती है लेकिन सुरभि अभी भी रो रही थी। अंजलि उसके आंसुओं को पोंछती है और उसको नहलाने के बाद उसके कपड़े बदलती है। सुरभि एक मृतक की भांति एक स्थान पर बैठी हुई है। आंसू तो रुकने का नाम भी नहीं ले रहे, वह निरंतर अविरल बहते ही जाते हैं। अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस स्थिति में सुरभि को कैसे छोड़कर जाए। वह अर्थव को फोन करती है। हेलो अर्थव, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, यूं ही थोड़ी थकान है। और तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है, तुम परेशान मत हो। सुरभि की स्थिति देखकर अंजलि भी अत्यधिक भयभीत हो जाती है। पुरुषों के इस रूप से उसे घृणा होने लगती है। वह सोचने पर विवश हो जाती है कि कहीं अर्थव भी तो उनमें से एक तो नहीं। उसका मन अब अनेकों प्रश्न करने लगता है। सुरभि सिमटी हुई सी अंजलि के गोद में लेटी हुई है और अंजलि उसके बालों को सहलाकर उसके साथ होने का अनुभव कराती है। दिन के 1 बज चुके थे। अंजलि भी अंदर से बिल्कुल सहम गई थी। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वह क्या करे, पुलिस स्टेशन जाए या नहीं। फिर सोचती है चलो अर्थव से मिलकर बात कर लेते हैं कि अब क्या करना है।
वह सुरभि को सुलाकर घर से निकल पड़ती है और अपने ऑफिस पहुंचती है। वह ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ते समय सोचती है कि अर्थव से बात करूं या ना करूं, अर्थव क्या सोचेगा। इसी मन स्थिति के साथ वह अर्थव के केबिन में प्रवेश करती है। जैसे ही उसके हाथ केबिन का दरवाज़ा खोलते हैं उसकी सांसें रुक जाती है, नेत्र पलक झपकाना बंद कर देते हैं, हृदय धड़कना ही भूल जाते हैं और पैर ऐसे स्थिर हो जाते हैं जैसे वह चलना ही भूल गए हो। वास्तव में दोस्तों, अर्थव किसी अन्य स्त्री के साथ खिड़की की ओर खड़ा था और उसका हाथ उसके कमर से लिपटे हुए थे और वह उसके गर्दनों पर अपना चेहरा ऐसे रखा हुआ था जैसे वह उस स्त्री के श्वासों की गति को पकड़ना चाहता हो। यह देखते ही अंजलि वहां से बड़ी तेजी से भागने का प्रयास करती है। उसकी इंद्रियां उसके मस्तिष्क का साथ नहीं देती और भागते हुए वह लाबी में गिर जाती है। किसी तरह अपने को संभालते हुए वह सीढ़ियों से जल्दी जल्दी नीचे उतरती है। उसकी सांसें बड़ी तेजी से चल रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। जैसे ही वह अपने कार में बैठती है तो अपने आप को रोक नहीं पाती और अनियंत्रित होकर रोने लगती है। घर में घनी काली रात पसरी हुई है, कहीं से कोई ध्वनि नहीं आ रही, किसी को उठकर लाइट जलाने का भी साहस नहीं था। चारों ओर सन्नाटा था। अंजलि और सुरभि अपने अपने कमरों में प्राणहीन से पड़े हुए हैं। दोनों की रातें यूं ही रोते रोते निकल जाती है। अब कदाचित उनके जीवन में कुछ भी शेष नहीं था, न शरीर में प्राण था, न मन में कोई उत्साह और न ही हृदय में कोई प्रेम ही शेष था। दोनों आकाश से टूटे तारे की भांति धरती के स्पर्श से वंचित जीवन के मध्य में ही लुप्त हो गए थे। घर में बैठे हुए ही दोनों की कई रातें बीत गई। आज इन दोनों के हृदय में पुरुषों के प्रति घोर घृणा प्रवेश कर गई थी। आज तक उन्हें पुरुषों से कोई सम्मान या प्रेम नहीं प्राप्त हुआ। समय के साथ दोनों ही एक दूसरे के प्रति अत्यधिक निर्भर हो गई, या यूँ कहिए एक दूसरे के अत्यधिक निकट आ गई थी। इतनी निकट जैसे कोई प्रेमी हो। अब उनके जीवन में किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए अपने आप में पूर्ण थी, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण समानता के साथ। जीवन किसी पुरुष अहंकार के हस्तक्षेप के बिना शांतिपूर्ण रूप से चल रहा था। दोनों अपने आप को एक दूसरे में सुरक्षित अनुभव कर रही थी। समलैंगिकता मात्र शारीरिक आकर्षण ही नहीं है, यद्यपि यह एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो समाज के विकारों के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। एक ऐसा वर्ग विशेष जो अपना जीवन किसी दूसरे वर्ग के हस्तक्षेप के बिना जीना चाहता है। एक तरह से यह समाज को दिया हुआ मूक प्रत्युत्तर होता है। कदाचित वह इस पुरुष समाज को बताना चाहती है कि वह पुरुष के अस्तित्व के अभाव में भी अपना जीवन सफलतापूर्वक व्यतीत कर सकती है। यदि एक लड़की के साथ न अत्याचार हो, न बलात्कार हो, न धोखा हो, और यदि हो भी जाए तो उसकी समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा उसी तरह बनी रहे, तो वह कभी भी समलैंगिकता के विषय में ना सोचे। तो दोस्तों, बहुत मेहनत हुआ इस वीडियो में, पसीना से एकदम भीग गया हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ज़रूरी था, तो इसलिए प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए और एक कमेंट। और दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? आपको इस कहानी के बारे में कुछ कहना है, कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में बताएं कि क्या वो लड़कियां अच्छी थी या लड़के अच्छे थे। जो भी हो, आप मुझे कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखिए। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार।